हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर सेकंड सितंबर 2014 का सीडीपी सेक्शन एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट निर्देश यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, 2-3 आंसर सही हो रहे होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर सबसे उचित विकल्प चुनकर उत्तर देना होता है, जिससे कि हमारा उत्तर सही हो सके। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, मतलब है कि विकास के बारे में शिक्षक को पता है, तो किस प्रकार वे शिक्षण करेगा, इसमें शिक्षकों से क्या मांग करता है, वो क्या बोलता है। विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग या जांच करते हैं। ऐसा है कि बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको कठोर अनुशासन बना के रखना है, बिल्कुल गलत बात है। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है कि विकासात्मक कारकों के कारण जो भी बच्चों में डेवलपमेंट हो रहा है, उस प्रकार की हमें स्ट्रेटजी अपनानी है, युक्तियां अपनानी है, और उसके अनुसार हमें पढ़ाना है, अनुकूलन करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो रहा है, विकासात्मक कारकों के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। गलत बात है, ये बच्चे अलग अलग स्टेज हैं, डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में हैं, विकास के अलग अलग स्तर में हैं, और हम उनके साथ एक सा व्यवहार करें, गलत बात है। पहली दूसरी तीसरी की क्लास के बच्चे हैं, उनके साथ हमें जैसा व्यवहार करना है वैसा व्यवहार हम किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनके साथ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है यह। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में हो, ये भी बिल्कुल गलत बात है। हमें तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करना है, भावात्मक विकास करना है, मनोगत्यात्मक, तीनों प्रकार का विकास करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने देखा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो गया, सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, हमें बताना है कि शिक्षार्थी कब नहीं सीख सकते, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ा जाए। हो सकता है कि समाज की आवश्यकता है, कोई बच्चे चाहते हैं कि हमें इस प्रकार पढ़ा जाए कि हमारी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो, और वैसा नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे ना सीखें। लेकिन हमें सबसे उचित विकल्प की ओर जाना है। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। यदि हमें बच्चों को नहीं बताया कि आपका जो भी पढ़ाया जा रहा है वो टेस्ट नहीं कराया जाएगा, तो वे बच्चे नहीं सीखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, तब भी वे सीखेंगे। हो सकता है कि उनका उसमें इंटरेस्ट हो, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। बिल्कुल ये पहली रिक्वायरमेंट है कि बच्चे यदि सीखने के लिए तैयार ना हो तो वो बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है ऑप्शन 3। दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे तब भी सीखेंगे यदि माता पिता उनके बारे में नहीं पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ाया और क्या सीखा। तो हो सकता है कि उस विद्यालय का जो अध्यापक है वो प्रॉपरली पूछता है, उनको सिखाता है, तो इस प्रकार वे सीखेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने देखा कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया, सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम दो प्रकार की अवधारणाएं पहले देख लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहली अवधारणा चलती है प्रकृति की। प्रकृति की अवधारणा में बोला जाता है कि बिहेवियर इज कॉज्ड बाय इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यवहार जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है। हमारी जो जन्मजात विशेषताएं हैं, हमारे पास जो जीन्स आ गए हैं, उसके कारण हमारा व्यवहार जो भी होता है वो उसी के कारण परिलक्षित होता है। जीन व्यवहार के लिए खाका प्रदान करते हैं, ऐसा कहती है प्रकृति की वाली अवधारणा। यानी हमारे आनुवांशिक जो कारक है उसी से हमारा बिहेवियर पहले से डिटरमाइंड हो जाता है, निर्धारित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऑल बिहेवियर आर प्रेजेंट फ्रॉम कंसेप्शन, जन्म के समय से ही हमारा जो व्यवहार है वो निर्धारित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो दूसरी अवधारणा है फ्रेंड्स, उसमें कहा जाता है
कि बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंट। उसमें कहा जाता है कि व्यवहार पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। कि हम जिस प्रकार बातचीत करते हैं अपने आसपास के लोगों से, उस प्रकार से हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। पर्यावरण के साथ किस प्रकार जो अंतःक्रिया आती है उसका परिणाम होता है व्यवहार। हमारे आसपास के लोगों के साथ हम किस प्रकार बातचीत करते हैं, व्यवहार प्रदर्शन करते हैं, उस प्रकार हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। ऐसे कहा जाता है पोषण की अवधारणा में, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। और यह भी कहा जाता है कि किसी को हम कुछ भी बना सकते हैं, उचित वातावरण दें तो डॉक्टर, इंजीनियर, जो चाहे वो। तो फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो गया पोषण। जो पोषण की अवधारणा है वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में बात करती है कि हम समाज से किस प्रकार इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? हमें बताना है। उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर यह व्यवहारवादी सिद्धांत बल देता है। लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर साइको एनालिसिस यानी फ्रायड का सिद्धांत बल देता है। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बिल्कुल यही कहा जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत में। क्रियास ये भी व्यवहारवादी सिद्धांत है। इसमें एक हिंट देख लीजिए। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो इरिक्सन द्वारा दिया गया था और उन्हें पूरे जीवन का सिद्धांत ही दे दिया था 8 स्टेजेस में, और उसमें एक स्टेज आती है परिश्रम बनाम हीनता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इसी से आया है और इसका राइट आंसर है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका हिंट देख लेते हैं। इसका हिंट यही है कि जो लेव वाइगॉत्स्की हैं वो बोलते हैं कि जो बच्चे का अधिगम है या उसका ज्ञान है वो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा या सबसे उचित विकल्प होगा लेव वाइगॉत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने की सख्त विरोधी हैं, बिल्कुल विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया है जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी का स्टेज 3 यानी उत्तर पारंपरिक स्तर, उन्होंने 3 स्तर दिए थे और उनमें दो अलग अलग सब स्टेजेस थी। तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उत्तर पारंपरिक स्तर। फ्रेंड्स इसके डिटेल थ्योरी का लेक्चर मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। प्रगतिशील शिक्षा ऐसा नहीं कहती है कि जो टीचर्स हैं वो जो कहेगा वही बच्चे सीखेंगे। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, बिल्कुल ये प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है कि बच्चे जो है अपना ज्ञान खुद बनाते हैं और सहयोग से सीखते हैं। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। ये भी गलत बात है कि बच्चा जो फैक्ट इकट्ठा कर रहा है, ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, इस प्रकार से नहीं होगा, या उसको ट्रेनिंग दी जा रही है इस प्रकार से नहीं होगा। ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा नहीं है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है, बिल्कुल गलत बात है कि आप परीक्षा लेकर के आप नॉर्म बना करके बच्चों को बता रहे हैं कि ये आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, इस प्रकार से पोजीशन दे रहे हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ये गलत बात है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका फ्रेंड्स सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? आप एयरफोर्स पायलट हैं, एयरफोर्स पायलट क्या करता है? गति के बारे में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, एक्सपर्ट होता है वो। तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा आंसर हो गया गतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है, द्विकारक सिद्धांत है। उनमें उन्होंने कहा है कि एक जी कारक होता है और एक एस कारक होता है। जो जी कारक होता है वो सामान्य कारक होता है
और ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और स्पेसिफिक कारक होता है जो कम मात्रा में पाया जाता है, और ये थोड़ा ही बढ़ने पर उस प्रकार की एबिलिटी हमारे पास आ जाती है। और जी से संबंधित होता है जनरल यानी सामान्य, और एस से संबंधित होता है विशिष्ट यानी विशेष। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा आंसर हो गया जी से जनरल यानी सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है। साभिप्राय व्यवहार बिल्कुल नहीं है। वस्तु स्थायित्व के कारण बच्चा छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ लेता है। वस्तु स्थायित्व के गुण में क्या होता है कि बच्चा यदि एक बार उसे वस्तु दिखाई दे देते हैं तब भी वह याद रखता है कि हाँ वस्तु अभी भी मौजूद है, इसी कारण वह छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालता है। समस्या समाधान भी नहीं है और ना ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल समान रूप से विद्यालय में पुरुष और महिलाएं उपस्थित हैं। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना करेंगे, क्या इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा? हो सकता है कि पुरुष ज़्यादा हो या महिलाएं कम हो, तो इस प्रकार तुलना करने पर हमें पता नहीं चल रहा है कि वहाँ लिंग समानता है या नहीं। कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में विशिष्ट योग्यता। अब विशिष्ट योग्यता है लड़कों में भी और लड़कियों में, पर वहाँ पर क्या लड़कियों और लड़कों की संख्या बराबर है, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है। इससे जेंडर इक्वालिटी पता नहीं चल रही है, लिंग समानता पता नहीं चल रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना कर रहे हैं। अब हम तुलना कर रहे हैं कि कक्षा 1 में क्या था, 2 में क्या है, और ऐसे करते करते हम 12 तक पहुँच रहे हैं, और हम तुलना करके ये पता कर रहे हैं कि हाँ यदि इस प्रकार हम तुलना कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि ये बच्चे बिल्कुल बराबर संख्या में मौजूद हैं, लड़के और लड़कियां। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इससे हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि यहाँ जेंडर समानता है। ये मानदंड हम बना सकते हैं और इससे हमें बिल्कुल पता चलेगा। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन 3। क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी गई है? बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ छात्राओं और छात्रों की संख्या बराबर नहीं है और कुछ छात्राओं को भेज दिया गया प्रतियोगिता में, अनुमति दे दी गई, लेकिन इससे ये तो नहीं हुआ कि जेंडर वहाँ पर इक्वालिटी आ गई। तो फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो रहा है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? यानी कि शिक्षकों को पता है कि किस प्रकार हमारे पास अलग अलग विशेषताओं वाले विद्यार्थी उपलब्ध है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे विद्यालय में, इस प्रकार का ज्ञान है, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान है शिक्षक को। तो उससे हमें क्या मदद मिलेगी या शिक्षक को क्या मदद मिलेगी बताना है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल गलत बात है। पिछड़े विद्यार्थियों को अच्छे से अगर अधिगम करवाया जाए तो वो बिल्कुल बाकी कक्षा के समान हो सकते हैं। वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति में उत्तरदायी ठहराने में, बिल्कुल गलत बात है कि एक बच्चे कम धीरे धीरे सीखता है तो उसे हमने कह दिया कि तुम बिल्कुल ऐसे ही हो, असफल हो, आप ये उत्तरदायी हो इसके लिए खुद ही। ऐसा नहीं करना है बच्चों के साथ। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाना है। बिल्कुल गलत बात है। कोई बच्चा सामान्य रूप से सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, और आप अपनी शैली को वो सबको एक ही प्रकार से सिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सभी शिक्षार्थियों की वैयक्तिक आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उनके पढ़ाना है। बिल्कुल व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उनका आकलन करना है कि किस प्रकार अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग आवश्यकता है और हमें उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। बिल्कुल ये राइट आंसर है। सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के लिए प्रयोजन करता है। बिल्कुल गलत बात है। हमें आकलन करने के बाद ऐसा नहीं करना है कि रैंक देना है, और वो होता भी है तो वो सीखने का आकलन होता है, सीखने के लिए आकलन नहीं होता है। सीखने के लिए आकलन में विद्यार्थी क्या करते हैं,
और खुद से आकलन करते हैं और मोटिवेशन प्राप्त करते हैं कि हाँ हम और ज़्यादा क्या सीख सकते हैं इससे। तो इस प्रकार हमें अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है सीखने के लिए आकलन। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। ऐसा किया जाता है सीखने का आकलन में, सीखने के लिए नहीं किया जाता है। विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। विशिष्ट तो होता है, आकलन गतिविधि है, लेकिन अभिप्रेरणा को बढ़ावा भी देता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट या सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। विद्यालय में जो आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, क्या परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित होता है? बिल्कुल गलत बात है। परिणामों की अपेक्षा परीक्षा केंद्रित तकनीकों पर केंद्रित नहीं होता है, वो परिणामों पर केंद्रित होता है कि क्या परिणाम आ रहा है हमारे पास। परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित नहीं होता है। क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है? बिल्कुल गलत बात है। विद्यालय में आकलन हो रहा है, विद्यालय में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे आकलन में, तो बिल्कुल नियंत्रण होता है शिक्षार्थियों का उसमें। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। बिल्कुल सही बात है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है, क्रिएटिविटी बच्चों को पता चलती है कि आप किस प्रकार कर रहे हैं, क्योंकि ये आकलन जो हो रहा है वो विद्यालय में हो रहा है। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। बिल्कुल गलत ही है ये। टेस्ट पर टेस्ट लेने के लिए हम शिक्षण नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो गया या सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। इस प्रकार की गतिविधि वो उसमें क्या करना चाह रही है, जो शिक्षक है वो क्या करना चाह रही है, इस प्रकार बोला शिक्षार्थियों को कि आप समाज में क्या क्या कर सकते हैं, उसकी विविध प्रकार की शिल्प कृतियाँ बनाइए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो गतिविधि है वो पोर्टफोलियो में हम शामिल करते हैं। यानी शिक्षक इस प्रकार जो बच्चे करते हैं कि समाज में क्या हो सकता है, ये क्या एक्टिविटी वो डेवलप कर सकते हैं जिससे कि समाज के बारे में वो कुछ कर सकें। इस प्रकार की जो गतिविधि करते हैं बच्चे, तो हम उनका पोर्टफोलियो बना लेते हैं कि एक प्रकार की फाइल बना लेते हैं कि आप बच्चों ने क्या क्या किया इस प्रकार की गतिविधियों में। तो और उससे हम क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो आकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार निबंधात्मक आकलन नहीं होगा। घटनावृत्त अभिलेख किसी एक इवेंट के बारे में होता है। समस्या समाधान भी नहीं होगा, ये पोर्टफोलियो आकलन होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प हो गया पोर्टफोलियो आकलन, और यही सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय सबसे कम प्रतिबंधित वातावरण है, यानी कि थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हटा दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इससे विद्यालय क्या होगा, विद्यालय में क्या होगा। लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान कर देगा। क्या थोड़ी छूट दे दी बच्चों को कि आप ऐसी एक्टिविटी गतिविधियां कर सकते हैं, तो क्या इससे अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान कर देगा? बिल्कुल नहीं। कक्षा में क्या हो रहा है, इससे तो ख़त्म नहीं होने वाला है कि डिस्क्रिमिनेशन यदि हो रहा है कक्षा में, तो इससे ख़त्म नहीं होगा वो। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, और जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि आपने कहा कि थोड़ा फ्री कर दिया बच्चों को और उससे ये हो गया, पता चल गया हमें कि बच्चों का जीवन सामान्य हो गया। ऐसा गलत बात है, ये नहीं हो रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बढ़ाता है। थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हटाया है कि सभी बच्चे भागीदारी कर सकते हैं। इससे मेले और प्रश्नोत्तरी में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बढ़ाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो रहा हो। वहाँ पर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर या सबसे उचित विकल्प की ओर जाते हैं। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे
अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ये बिल्कुल सबसे उचित विकल्प है, क्योंकि थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हटाने से, प्रतिबंधन हटाने से हो सकता है कि जो अलाभान्वित वर्ग के बच्चे हैं वे थोड़ा फ्री महसूस करें, और उनको जो है वो जो दूसरे बच्चे हैं उच्च वर्ग के, वो थोड़े सेंसिटिव हो जाए कि भाई इनको भी फ्रीडम दिया जा रहा है तो हम इन्हें थोड़ा नीचा ना दिखाएं, उन्हें प्रताड़ित ना करें। इस प्रकार से हो सकता है। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो गया, सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 4, और यही उत्तर सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि बच्चा जो है एकाग्र नहीं है, यानी कि वो एक्टिविटी हर समय करना चाहता है, एकाग्रता से थोड़ी उसकी भंग हो जाती है अगर उसे एक्टिविटी नहीं दी जाए तो इस प्रकार हमने क्या किया, पहले मान लीजिए 1 घंटा का असाइनमेंट दिया हमने और उसे कहा गया कि आपको पूरा करना है, लेकिन बच्चा हाइपर एक्टिव है, बिल्कुल कुछ ना कुछ उससे चूक जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, चरणबद्ध तरीके से बोला कि आप एक टास्क पूरा कीजिए, और फिर उसके बाद हमने उसके जो नीड है उस असाइनमेंट की, उसके अकॉर्डिंग बोला कि इतने टाइम में आप ये कीजिए, अलग अलग उसे समय दिया पार्ट वाइज। तो इस प्रकार से क्या हुआ फ्रेंड्स, तो जो शिक्षार्थी में जो अटेंशन की जो डिसऑर्डर थी उसको निपटने के लिए हमने ऐसा किया है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है, यह एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार से रिलेटेड है, ADHD से रिलेटेड है, जो इसका फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के डिसऑर्डर को हटाने के लिए हमने ऐसा किया कि पार्ट वाइज बताया स्टूडेंट को कि आप ऐसा कार्य कीजिए। तो फ्रेंड्स, यह अशांत व्यवहार संबंधी व्यवहार नहीं है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, डिस्फेजिया होता है, लेकिन यहाँ इससे संबंधित नहीं है, और ना ही यह संवेदी एकीकरण विकार है। यह तो एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार के बारे में है, इससे निपटने के लिए हमने ऐसा किया है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प या राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। यानी फिर से वही हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर टाइप का विकार है बच्चे में, तो बच्चे को हम कह रहे हैं कि आप आसपास के लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, अच्छे से व्यवहार करिए। तो इस प्रकार क्या करने का प्रयास कर रहे हैं हम, तो फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स सीधा सीधा क्वेश्चन है, ब्रॉन फ्रेंडबेनर की जो थ्योरी है इकोलॉजिकल मॉडल से। इकोलॉजिकल मॉडल में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण से इंटरेक्शन करता है और सीखता है और अपनी दुविधाएं हटाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा आंसर हो गया पर्यावरणीय। इकोलॉजिकल मॉडल से रिलेटेड है कि हम अपने आसपास के बच्चों से व्यक्तियों से या साथियों से व्यवहार कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंजोली प्रतिभाशाली की अपनी खालिस्तान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं हिंट। रेंजोली ने कहा था कि जो गिफ्टेडनेस है, प्रतिभाशालिता है, उन बच्चों में क्रिएटिविटी होती है, टास्क का कमिटमेंट होता है, बिल्कुल समर्पित होते हैं अपने कार्य के प्रति, और उनमें जो एबिलिटी होती है वो सामान्य से ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जो प्रतिभाशालिता है वो 3 वृत्तों के रूप में उन्होंने बताया है रेंजोली ने। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा आंसर है कि त्रिवृत्ति के रूप में बताया है, सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है? बिल्कुल गलत बात है। ट्रेनिंग दे रहे हैं और उससे समझ रहे हैं कि ये आपका कौशल है, एप्टीट्यूड है, ये गलत बात है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए तो विशेष रूप से प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार की प्रतिभा है उस प्रकार शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए, उसे अडाप्ट करना चाहिए और उसी प्रकार से उसे पढ़ाना चाहिए।
शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। यदि शिक्षक ही समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभाएगा तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी प्रतिभा कैसे दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसका सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 3 और वही राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। अधिगम निर्योग्यता है यानी बच्चा एक्टिविटी करते समय कुछ ना कुछ व्यवहार उसका सामान्य से विभिन्न होता है। इस प्रकार हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो केस स्टडी से हमें ऐसा नहीं पता चलेगा और ना ही घटनावृत्त से पता चलेगा और रेटिंग स्केल से। हमें उसके व्यवहार का अवलोकन करना पड़ेगा कि क्या विभिन्न व्यवहार है, क्या अलग है सामान्य से। तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि उसमें अधिगम निर्योग्यता है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है। हमें बताना है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं और उनके जो जीवन है उनको प्रोडक्टिव बना दिया हमने, उनके अवसरों को बढ़ा दिया। तो उस प्रकार का सही तरीका क्या है। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल गलत है। कमजोरियों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, उन्हें में हम हल नहीं करेंगे तो वो उसके अवसर नहीं बढ़ेंगे उन्हें उत्पादक जीवन के। इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं बनाए रखना बिल्कुल गलत बात है। पहले ही वे अधिगम निर्योग्य है, सीखने में कठिनाई हो रही है और आप उनसे अधिक उच्च अपेक्षाएं बना रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। इससे उनका जीवन का उत्पादन स्तर नहीं बढ़ने वाला है, ना ही अवसर बढ़ने वाले हैं। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। बिल्कुल सही है कि शिक्षक ये सोच रहा है कि कैसे किस प्रकार की अलग अलग कौशल और युक्ति के साथ उन्हें सिखाया जाए, क्योंकि अधिगम निर्योग्यता है, उनमें कम धीरे से सीखते हैं या कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है सीखने की। तो उन्हें विविध प्रकार से सिखाया जाए, अलग अलग युक्तियों का इस्तेमाल करके सिखाया जाना चाहिए। इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही नहीं जानते कि किस प्रकार अच्छे से सीखा जाए और आप वे अपने लक्ष्यों का खुद निर्धारण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3 और वही राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगॉस्टकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार वाइगॉस्टकी क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं। वाइगॉस्टकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल वाइगॉस्टकी ऐसा ही कहते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहते हैं वाइगॉस्टकी समाज और संस्कृति की जो भाषा विकास में है वो भूमिका के बारे में बात करते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा तो वे नहीं करेंगे कि निम्न आयु पर आप अमूर्त सामग्री इस्तेमाल बताएंगे बच्चे को, तो कैसे कल्पना कर पाएंगे, वे कैसे समझ पाएंगे कि अमूर्त चीज़ें इस प्रकार हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये पियाजे कहते हैं ऐसा, और वो 4th स्टेज में आ जाता है, उच्च आयु पर आता है। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, बिल्कुल गलत बात है, निम्नतम स्तर नहीं है, ये थोड़ा उच्च स्तर है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1 और वही राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना एक्सप्लेन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। इस प्रकार के लक्ष्य कहाँ के लक्ष्य हैं ये, क्या ये वैज्ञानिक पद्धति के हैं, निगमनात्मक तर्कणा के हैं, या आगमनात्मक तर्कणा के हैं, या पारंपरिक तर्कणा के हैं। तो पारंपरिक तर्कणा के नहीं है, ट्रेडिशनल रीजनिंग के नहीं है, आगमनात्मक तर्कणा के भी नहीं है। आगमनात्मक तर्कणा में तो हम एग्जाम्पल से जाते हैं नियम की तरफ, और निगमनात्मक तर्कणा में हम एक नियम लेते हैं और उससे व्याख्या करते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें ये दोनों भी शामिल होते हैं और हम व्याख्या और अनुमान भी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल ये लक्ष्य हैं, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कक्षा 7 का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल गलत बात है, इससे उसकी त्रुटि दूर नहीं होने वाली है। शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, इससे भी उसकी त्रुटि दूर नहीं होने वाली है। सही उत्तर तो पता चलेगा उसके, लेकिन उसकी त्रुटि जो है वो दूर नहीं होगी। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। बिल्कुल सही है, बच्चा खुद से पता कर लेगा, इससे और अलग अल्टरनेटिव मेथड विकल्पनात्मक पद्धति का उपयोग करेगा कि दूसरी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेगा और स्वयं की त्रुटि का पता लगा लेगा और इससे उसे सीखने में भी मजा आएगा। शिक्षार्थी को दिखाएंगे त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल इससे वह कुछ ज़्यादा सीखने वाला नहीं है, तो इससे फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3 और वही राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? संवेगात्मक बुद्धि में आता है कि हम किस प्रकार अपने संवेगों को नियंत्रण करते हैं, अपने आसपास के व्यक्तियों को किस प्रकार अपना संवेग दिखाते हैं या उनके संवेगों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के बारे में है, जिसमें कहा जाता है कि हम किस प्रकार अपने आप को नियंत्रण करते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। ये प्राकृतिक बुद्धि से संबंधित नहीं है, ना ही चाक्षुष स्थानिक बुद्धि से संबंधित है और ना ही अस्तित्व तो परक बुद्धि से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया ऑप्शन 1 और वही राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि कम ध्यान किस में दिया गया है। बिल्कुल संवेग अलग अलग होता है, व्यक्तिनिष्ठ भावना है, व्यक्तिपरक भावना है। संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। पूरी कक्षा में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन ये पूरी कक्षा का संवेग ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो ये आंसर इसका कम ध्यान दिया गया है। इसमें संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये संवेग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो रहा है कि संवेग में इसमें कम ध्यान दिया गया है। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होती है, इसमें भी संवेग में ध्यान दिया गया है, यानी ये राइट आंसर नहीं है। इसमें भी ध्यान दिया गया है, यानी ये भी उचित विकल्प नहीं है इसका। और इसमें भी ध्यान दिया गया है, यानी ये भी नहीं है, क्योंकि हमें बताना है कि सबसे कम ध्यान किस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2 और वही राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स वो कोई ना कोई मोटिवेटेड है, वो तब ऐसा कर रहा है कि वो समस्या मिली और उसका समाधान चाहता ही है किसी भी तरीके से। तो फ्रेंड्स उसमें मोटिव का काम कर रहा है, वो प्रेरक है, किसी न किसी तरीके से वह प्रेरित है। व्यक्तिगत विशेषक संवेग या प्रत्यक्षण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो गया मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे उचित विकल्प 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? तो फ्रेंड्स अभिप्रेरणा का चक्र देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई आवश्यकता आती है और फिर हमें उससे प्रेरणा मिलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और हम उत्तेजित हो जाते हैं और उसके बाद हमारा व्यवहार लक्ष्य केंद्रित हो जाता है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं हम और हमें वह प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम कमज़ोर हो जाते हैं, उत्तेजना में हमारी कमी आ जाती है और फिर यदि कोई आवश्यकता आई तो फिर से ये साइकिल चलता रहता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आवश्यकता है, फिर प्रबल प्रेरणा है, उत्तेजना है। तो देखते हैं इसका सीक्वेंस किस ऑप्शन से मैच करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सीक्वेंस है वो ऑप्शन 4 से मैच करता है कि आवश्यकता पहले है, इन दोनों में आवश्यकता पहले नहीं है और आवश्यकता के बाद लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार डायरेक्ट नहीं आ जाता है, पहले प्रेरणा आती है फिर उत्तेजना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4 और वही राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो फ्रेंड्स बेंडूरा के सिद्धांत का हिंट देख लेते हैं।
वे कहते हैं बेंडुरा के सिद्धांत में बेंडुरा कहते हैं बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। तो वे कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा देखता है चीज़ों को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, फिर उसकी वो स्मृति में आ जाता है, धारण कर लेता है वो उसको, और वैसा ही वो अनुकरण करने का प्रयास करता है, और उसको जिस प्रकार से मोटिवेशन दिया जाएगा और उस प्रकार से वो व्यवहार बना लेता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे जो स्टेजेस हैं इनकी 4 हैं, और उसमें ये क्वेश्चन जो आया है वो प्रतिधारण स्मृति से संबंधित है। और तो इसमें देखना है हमें कि क्या ऑप्शंस नहीं दिया गया है बेंडुरा के सिद्धांत के बारे में। स्वचिंतन के बारे में बात नहीं करते हैं, ना ही पुनरावृत्ति और सार को दोहराना के बारे में बात करते हैं। बेंडुरा बात करते हैं प्रतिधारण के बारे में कि बच्चा धारण कर लेता है और उसी प्रकार चीज़ों को अनुकरण करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने सितंबर 2014 का जो पेपर 2 है सीडीपी सेक्शन सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये एनालिसिस पेपर एनालिसिस पसंद आई होगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यदि ये पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।